नमस्कार साथियों, क्लास 10 के सोशल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सरकार द्वारा जारी मॉडल सेट 4 की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर विषय में 5-5 सेट जारी किया गया है और 40-40 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 40 बचे 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप हर विषय में कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जो पहला पार्ट एग्ज़ाम होगा बोर्ड का ऑब्जेक्टिव, उसमें 40 में आप 40 नंबर भी ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेट 4 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आज पहला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से है। हर पार्ट से 10-10 क्वेश्चन है, तो इतिहास का पहला 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, क्या कहा जाता है? अंकुश अर्थात जहाँ पे राजा मनमानी करता है उसे क्या कहते हैं? निरंकुशवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद या रूढ़िवाद। तो साथियों, ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार जिस पर कोई अंकुश नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता, उसे हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं, जैसा कि लुई 16वां का शासन था। क्वेश्चन नंबर 2, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? अर्थात वोट देने के अधिकार को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार, मताधिकार, संवैधानिक उपचार या राष्ट्रीय अधिकार। तो साथियों, मत देने के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ख सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्तिल के किले का पतन कब हुआ? बास्तिल का किला जिसमें कि लुई 16वां रहता था, फ्रांस में था। तो बास्तिल के किले का पतन का मतलब ये आप जान लीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1769 में, 1779 में, 1789 में या 1799 ईस्वी में। तो साथियों, फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था, अर्थात बास्तिल का किला भी 14 जुलाई 1789 को ध्वस्त हुआ था। हमारा आंसर जो हो ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? अर्थात होस्ट किसने किया था? जो नेपोलियन को हरा दिया गया था, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी में वियना सम्मेलन हुआ था, तो उसका होस्टिंग किसने किया था? मैसनी ने, रूसो ने, गैरीबाल्डी ने या मैटरनिक ने? तो साथियों, ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक था, तो स्वाभाविक है कि होस्टिंग भी उन्होंने की होगी। तो हमारा आंसर घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे क्या है? फ्रांसीसी मुद्रा है, फ्रांसीसी कानून है, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था है या फ्रांस में प्रचलित कर व्यवस्था है? तो साथियों, लिब्रे जो है वो फ्रांसीसी मुद्रा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? जब गांधी जी ने नमक आंदोलन छेड़ दिया, तो इरविन जो भारत का वायसराय था, वो गांधी जी से समझौता कब किया? 1 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 10 मार्च 1931 या 15 मार्च 1931? तो साथियों, गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी समझौते के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बीच में रोक दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? अर्थात फादर ऑफ नेशन उनको किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या B.R. अम्बेडकर ने? तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा अलग है और महात्मा गांधी का विचारधारा अलग है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के दिल में भी महात्मा गांधी के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट था और सबसे पहले उन्होंने ही महात्मा गांधी को बापू कहकर पुकारा था। तो हमारा आंसर क होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ आप कमेंट में उनका आंसर जरूर दिया कीजिए। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। गीतांजलि किसकी रचना है जिसमें जनगण मन लिखा हुआ है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी की है या महात्मा गांधी की है? तो साथियों, गीतांजलि जिस पर कि नोबेल पुरस्कार मिला है, ये टैगोर की रचना है। तो हमारा आंसर क होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या भगत सिंह ने? तो साथियों, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी आर्मी की स्थापना भगत सिंह ने की थी। तो हमारा आंसर घ होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जोश में इसका उत्तर दे देते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। कब लागू हुआ नहीं पूछा जा रहा है, कब बनकर तैयार हुआ। तो बताइए, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1869 को? तो 2 अक्टूबर 1869 तो बिल्कुल नहीं होगा, 15 अगस्त 1947 भी बिल्कुल नहीं होगा,
बच्चे कन्फ्यूज यहीं पर करते हैं 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन बनकर ये तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। तो हमारा आंसर ख है। अब चलिए भूगोल के 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानेंगे? जैव, अजैव, राष्ट्रीय या सामुदायिक? तो साथियों, गाय आपकी है तो राष्ट्रीय संपत्ति तो होगी नहीं, सामुदायिक भी नहीं होगी, अजैव भी नहीं होगा क्योंकि उसमें जान है। तो हमारा आंसर होगा क। तो घर में आपकी गाय है वो जैव संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, चारागाह या वन भूमि? तो इससे हल्का क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे कहते हैं कृषि योग्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बांगर और खादर किस मिट्टी का प्रकार है? तो साथियों बताना है आपको, बांगर और खादर लाल और पीली मिट्टी का प्रकार है, काली मिट्टी का प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है या पर्वतीय मिट्टी का प्रकार है? तो साथियों बांगर और खादर जो है वो काली मिट्टी का प्रकार है। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि नई काली मिट्टी को क्या कहते हैं और पुरानी काली मिट्टी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में हुई? केरल में, झारखंड में, उड़ीसा में या बिहार में? तो साथियों संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में औपचारिक शुरुआत जो है वो उड़ीसा में हुआ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन में आता है? अब जानते हैं कि वन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आरक्षित, सुरक्षित और एक और है जो खुला वन है। तो बताना है कि 1/3 वन जो है वो किस आधार पर है, किस प्रकार का वन है? अवर्गीकृत वन है, रक्षित वन है या आरक्षित वन है? तो साथियों 1/3 वन जो है वह रक्षित वन है। तो हमारा आंसर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन का उपभोग करते हैं? 25%, 50%, 5% या 75%? तो साथियों भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब परिवार के रिसोर्सेज को चट कर जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा क। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो गई? राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, तो पहले वर्षा बहुत कम होती थी लेकिन और लोग पानी का स्टोर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। किस कारण से? वर्षा नियमित होने से या इंदिरा गांधी नहर में 12मासी जल की सुविधा से या भूमिगत जल स्तर की कमी होने से या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों अब राजस्थान के लोग पानी संग्रह करने की परंपरागत तरीके को इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वहाँ इंदिरा गांधी नहर से 12 महीने जल की सुविधा मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में किसे परिवर्तित कर दिया अर्थात चेंज कर दिया? किसको चेंज किया है सिंचाई व्यवस्था होने से? फसल प्रतिरूप मतलब फसल का पैटर्न, वन प्रतिरूप, मछली पालन या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों सिंचाई ने बहुत जगह फसल के पैटर्न को चेंज कर दिया। अब सोचिए जहाँ पानी केवल वर्षा वाला पानी मिलता था तो वहाँ एक ही खेती होती थी, लेकिन अब जब सिंचाई की सुविधा हो गया तो 2-3 फसल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? अर्थात बहुत पानी होने के बावजूद भी पानी की कमी क्यों हो जाती है? औद्योगिक कचरे और रसायनों को जल की गुणवत्ता में कमी होना, अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना या जल की मात्रा में वृद्धि होना या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जल अच्छा है लेकिन उसमें अगर आप फैक्ट्री का कचरा डाल दीजिएगा तो वह जल किसी काम का नहीं होगा। तो हमारा उत्तर जो है वो क होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता? जलाशय की तली में तलछट का जमाव हो जाता है, जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है, वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं या सूर्य ग्रहण होता है? तो साथियों क्या नहीं होता है? तो सूर्य ग्रहण का तो एकदम अटपटा ऑप्शन है। तो कोई भी व्यक्ति जानेगा कि सूर्य ग्रहण का नदियों पर बांध बनाने से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों का शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर या उपरोक्त सभी? तो यूएनडीपी जो है इन तीनों आधार पर किसी देश की जो विकास को मापता है। तो हमारा उत्तर घ होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में 2004 के अनुसार दिया है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है 2017 के अनुसार। तो इस क्वेश्चन को हम पेंडिंग रखते हैं। अगर आपके पास इसका उत्तर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, कुल आय या सकल आय? तो साथियों, प्रति व्यक्ति आय, जिसको एवरेज आय भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम औसत आय भी है। तो 23 का उत्तर हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास या जीवन की गुणवत्ता? तो साथियों, भावी पीढ़ी को परिभाषित करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है धारणीय विकास, जिसको अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो बताइए कौन सा सेवा क्षेत्र है, अर्थात तृतीय क्षेत्र कौन सा है? कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी नहीं है, ये तो प्राथमिक क्षेत्र में है। चीनी, गुड़, ईंटा बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र में है। परिवहन, संचार और बैंकिंग, तो साथियों यही सेवा का क्षेत्र है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 26, जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है? जीडीपी, तो सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल विकास परियोजना या सकल मूल्य उत्पाद? तो जीडीपी का फुल फॉर्म आप इंग्लिश में जानते होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है? अर्थात अब सरकार नरेगा मजदूरों को कितना दिन मजदूरी देने के लिए बाध्य है? तो वो है आपका 100 दिन। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन मतलब वेतन के साथ छुट्टी किस क्षेत्र में मिलता है? संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, वेतन के साथ छुट्टी जो है वो आपको संगठित क्षेत्र में ही मिलेगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर 29, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं या कार्य नहीं करना चाहते। साथियों, अल्प बेरोजगारी जो है जब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या चतुर्थ क्षेत्र? तो साथियों, उत्पादन मतलब उत्पादक कह सकते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच जो संबंध स्थापित करने का काम करता है वो तृतीय क्षेत्र करता है, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, राजनीति विज्ञान का। तो नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में किस रूप से है? सत्ता का क्षैतिज वितरण से, ऊर्ध्वाधर वितरण से या सत्ता के विभिन्न समूहों के वितरण से या सत्ता का दबाव समूह और आंदोलन की गतिविधियों के मध्य वितरण से? तो चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था जो है वो सत्ता के क्षैतिज वितरण से संबंधित है, तो हमारा उत्तर होगा क। सत्ता का क्षैतिज वितरण में आप जानते होंगे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्ति बटी होती है। वैसे तो ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, किसी पर कोई कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई भी एक क्षेत्र संविधान का उल्लंघन करता है तो एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसे ही नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। अब साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में कौन से देश में है? 32 में। तो संघवाद के दो उदाहरण हैं कि एक बड़ा क्षेत्र है, उसी को प्रशासन की सुविधा से छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, और कुछ ऐसा है कि छोटे छोटे राज्य हैं जो एक साथ मिलके एक संघ बनाए। तो साथ आकर कम टुगेदर वाला फेडरेशन कौन सा है? भारत है, बेल्जियम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या स्पेन है? तो साथियों, कम टुगेदर साथ आकर संघ बनाने वाला जो संघ का उदाहरण है वो है आपका यूएसए, तो हमारा उत्तर ग होगा। भारत जो है वो साथ आकर संघ बनाने वाला नहीं है, साथ रहकर संघ बनाने का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? जिला परिषद का, ग्राम सभा का, नगर पालिका का या पंचायत समिति का? तो साथियों, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है जो कि प्रखंड स्तर पर होता है, आप लोग जानते होंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्नलिखित में कौन शामिल है? सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता एक जगह नहीं रहे, अलग अलग जगह पे बढ़ जाए, तो कौन सा शामिल है इसमें? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार? तो ज़्यादा हमारा अप्रोप्रिएट जो उत्तर है वो है घ। जब सत्ता केंद्र, राज्य और
लोकल बॉडी में बटी होती है तो उसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? मुखिया? बिल्कुल नहीं। गांव के प्रधान को मुखिया कहते हैं। सरपंच? बिल्कुल नहीं। मेयर होगा या पार्षद होगा? तो साथियों नगर निगम के प्रधान को हम लोग कहते हैं मेयर। क्वेश्चन नंबर 36, बोलिविया की सरकार ने कोचबाम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे दे दिया, अर्थात वाटर सप्लाई का अधिकार किसे बेच दिया? स्थानीय कंपनी को, राष्ट्रीय कंपनी को, बहुराष्ट्रीय कंपनी को, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों बोलिविया के कोचबाम्बा में जो जलापूर्ति का अधिकार दे दिया था वो एमएनसी को दे दिया था, बहुराष्ट्रीय कंपनी को, जिसके कारण वहाँ पर लोगों का जो बिल था पानी वाला मंथली वो बहुत बढ़ गया था और इसी कारण वहाँ पर जल युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन असत्य है अर्थात गलत है? दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल सही है। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो ख लग रहा है, लेकिन और भी गौर घ को भी पढ़ लेते हैं। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, अर्थात अपना एक वकील का ग्रुप तैयार करते हैं, सही है। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, यह भी सही है, प्रत्यक्ष नहीं होता है लेकिन अप्रत्यक्ष होता है। तो हमारा गलत कौन लग रहा है? तो गलत जो है वो ख है कि नहीं लेते हैं, ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत कब हुई? 1960 में, 1970 में, 1980 में या 1990 में? तो साथियों गठबंधन सरकार मतलब जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो कुछ पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। तो ये परंपरा की शुरुआत कब हुई? 1960, 1970, 1980 या 1990 में? तो साथियों ये परंपरा शुरू हुई 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय सरकार? तो साथियों अवशिष्ट विषय किसे कहते हैं? जिसका मेंशन संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची तीनों में से किसी में नहीं है, कोई नया विषय, वो अवशिष्ट विषय हो जाता है। तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केवल और केवल केंद्र सरकार को है। तो हमारा उत्तर होगा क, केंद्र सरकार। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो पहला स्तर तो केंद्र सरकार है, दूसरा राज्य सरकार है और तीसरा जो है वो स्थानीय सरकार है। तो हमारा उत्तर ग होगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज मॉडल सेट 4 की प्रैक्टिस की और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक, अपना कमेंट देना ना भूलें और अपने साथी जो कि 10 में पढ़ते हैं उसे आप ये वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सोशल साइंस विद सिंप्लिसिटी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।